अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। लगता यूँ है कि अब तमाम जो फ़ैसले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होंगे और जिस तरह भी हम देख रहे हैं, जो भी हालात हैं, उसमें बड़े-बड़े जो अब फ़ैसले हैं, बजाय इसके कि ये लो इदारे कर लेते, लेकिन अब लगता यूँ है कि जो सबसे बड़ा हमारा इदारा है सुप्रीम कोर्ट, उसको इनमें इंटरवीन करना पड़ेगा और उनके जो फ़ैसले हैं वो करने पड़ेंगे। क्योंकि जो कल आपने देखा होगा, जो भी लाइव कवरेज हो रही थी उस प्रोसीडिंग्स की, उसमें चीफ़ जस्टिस साहब का भी मूड आपने देख लिया होगा। ताहयात नाअहली के हवाले से भी, फिर जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके हवाले से भी, और इसके अलावा भी जो इलेक्शंस के भी प्रोसेस हैं उसके भी अभी मेरे ख्याल है आइंदा 2-4 दिन के अंदर-अंदर बड़े-बड़े फैसले होने होंगे। और एक चीज़ तो कम से कम मुझे नज़र आई कि वो अभी भी कमिटेड लग रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। तो ये सूरत-हाल जा किधर रही है, इसका ज़रा तजिया करते हैं। तमाम जो सियासी उमूर हैं, उनके ऊपर अपनी बहुत ही अमीक निगाह रखने वाले हमारे दोस्त जनाब सलमान आबिद साहब से बात करते हैं। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम इसरार भाई। बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान भाई, लेकिन सबसे पहले मेरा ख़्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले मैं ज़रा लाहौर में ही आप ही के पास रहते हुए आप ही का एक इश्यू जो मैं देख रहा हूँ कि आज यूँ लग रहा है जैसे कोई बड़ी रोमांटिक किस्म की शाम आप बना रहे हैं, है सुबह वहाँ पे, लेकिन क्या वजह है कि वहाँ पे ये इतनी इतनी रोशनी कम क्यों है? क्या हो रहा है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे लाहौर में जो कि दिल है पंजाब का? देखिए इसरार साहब, पाकिस्तान का जो सबसे सीरियस क्राइसिस है वो गवर्नेंस का है और हर हाँ, शोबे का है। अब ये जो ठीक है। हमारा बिजली का क्राइसिस है, इलेक्ट्रिसिटी का, ये एक बार फिर सर चढ़कर बोल रहा है। और पिछले 2 दिन से लाहौर और समेत पूरे पंजाब में, बल्कि पूरे मुल्क में मुसलसल 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और हर 2 घंटे 14-14। के बाद, 1 घंटे के बाद लाइट जाती है और फिर कई-कई ओए घंटे तक होए! लाइट नहीं आती है। अब मसला ये है कि इसके ऊपर अगर आप पूछें तो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, मां सिवाय इसके कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो क्राइसिस है इतना बढ़ गया है कि इसने हमारी प्रोफेशनल लाइफ को और हमारी पर्सनल लाइफ को काफी डिस्टर्ब किया हुआ है। और साथ ऑब्वियसली। साथ गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है, साथ साथ ओए गैस की होए लोड होए! शेडिंग भी चल रही है। इस मौसम में जब लोगों को गर्म पानी की जरूरत होती है तो गैस नहीं आती। अब आप अंदाजा ओए होए! लगाइए कि हम बिजली और गैस के सीरियस क्राइसिस का शिकार है, लेकिन ऊपर उसके सितम ज़रीफ़ी ये है कि दोनों के बिल जो है वो सर्दी के मुताबिक जो है इतने शानदार आ रहे हैं और गर्मी के मुताबिक बिजलियों के इतने शानदार आए हैं कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। और ये इस ओए दफा होए! हमारी तारीख में सबसे ज्यादा गैस के बिल आए लोगों को। इससे ज्यादा कभी बिल नहीं आए थे गैस के जितने बिल इस दफा भेजे गए हैं। और लोड ओह! शेडिंग, मैंने कहा कि गैस की भी मुसलसल हो रही है और पिछले 2 दिनों से जिस तरह से बिजली का क्राइसिस चल रहा है उसने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को इस वक्त मफलूज किया हुआ है। तो आप अंदाजा लगा बहुत सकते हैं कि बुरा। पाकिस्तान में जितने बड़े दावे किए जाते हैं गवर्नेंस की बहाली के, बिजली के क्राइसिस को दूर करने के, गैस के क्राइसिस को दूर करने के लिए, मईशत की बहाली के लिए, वो दावों की जो रियलिटी है वो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज ये है जो हम इस वक्त भुगत रहे हैं और पूरे पाकिस्तानी कौम जो है वो भुगत रही है। ये तो नज़र आ रहा है और अल्लाह करे कि ये मामला जो है वो ठीक हो सके, क्योंकि ये जो निगरान हुकूमत है, वो सिवाय इंतखाबात के सारे काम तो कर रही है, लेकिन ये जो है ख़ास तौर पे लोड शेडिंग वाले मामलात इस तरह के ये भी उनसे नहीं हो रहे, क्योंकि उनका गवर्नेंस मसला ही नहीं लग रहा। अच्छा जी, ज़रा आज सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद चलते हैं। इस्लामाबाद में आपने कल हियरिंग भी देखी होगी, सारी लाइव टेलीकास्ट हो रही है। एक तो ये भी मुझे ज़रा बताइएगा कि लाइव टेलीकास्ट का क्या मेयार है? क्या हर केस जो है उसको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा और क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की या चीफ जस्टिस साहब की मर्जी होगी किसके ऊपर लाइव चले जाएं और किसके ऊपर चले जाएं, क्योंकि ये नेशनल एक्सचेकर का खर्चा आता है इसके ऊपर, ये भी हमें जरा देखना पड़ेगा। साथ साथ ये भी जरा मुझे बता दें कि ये जो आपने मूड देखा होगा कल ताहयात नाहिली के हवाले से, वो तो मुझे क्लियर लग रहा है कि वो नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को और दूसरे जो लोग हैं उनको काफी बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं। डू यू एग्री विद इट? देखिए सर साहब, पहली बात तो ये है कि ये जो लाइव नशरियात हैं अगरचे बहुत जी। अच्छी हैं, इससे हमें जजेस के बारे में भी पता चल रहा है और हमारे वकला जो है उनके बारे में भी पता चल रहा है और लोगों को अंदाजा हो रहा है कि हमारी अदालतें कहाँ खड़ी हैं और किस किस्म की स्टेटमेंट जो आ रही हैं उसमें कहाँ कानूनी ओहो। तरीके से जो हम देख रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अच्छी बात है, लेकिन अब ये फैसला क्योंकि चीफ जस्टिस के पास होता है कि किसको लाइव दिखाना है, किसको लाइव नहीं दिखाना, और इसके पीछे जो एक असल अप्रोच है
वो ये है कि हमारे यहाँ काफी अरसे से जुडिशरी के अंदर एक पब्लिसिटी का रुझान भी बढ़ गया है, अपने पब्लिक इमेज को बिल्ड करने का रुझान भी बढ़ गया है, और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स के जरिए लोगों को मुतासिर करने का जो अंदाज है वो भी हम इस लाइव कवरेज में देख रहे हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन जो असल सवाल आपने उठाया है, मैंने आपके प्रोग्रामों में बार बार कहा था, ये सारा क्राइसिस जो है अल्टीमेटली जुडिशरी के अंदर जाएगा, और ये फैसले भी जुडिशरी को करने होंगे, चाहे वो बल्ले का निशान हो, चाहे वो इमरान खान के मामलात हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब के मामलात हो, चाहे वो इलेक्शन के मामलात हो, जितने भी मामलात हैं सब के सब सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली जाएंगे। और अब हम देख रहे हैं कि फाइनल फैसला और गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे जो सियासी इदारे हैं, हमारे जो इंतजामी इदारे हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन भी है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा तो फिर ये लोगों ने तो मजबूरी के तौर पे उधर जाना ही जाना है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के फैसले अगर आप नहीं होंगे तो लोग सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में जाएंगे। पीटीआई को जो रंजिशें हैं वो अगर इलेक्शन कमीशन दूर नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे। तो गेंद तो अब सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट का मूड ये है कि चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन जो है वो पत्थर की लकीर है। अब वो अगर नहीं होते इलेक्शन तो फिर वो सबसे बड़ा सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और चीफ जस्टिस पे उठेगा। इसीलिए आपने कहा कि जाहिर यही लगता है कि वो बड़े कमिटेड है कि इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए। अच्छा, उसमें अब एक इबाम पैदा किया जा रहा है। फजलुर रहमान साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें कि 2 सूबों में इलेक्शन की पॉसिबिलिटी कोई नहीं है। फिर इसी तरह से इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी को आमने सामने लाने की कोशिश की गई है, और इसी तरीके से ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि हमें इलेक्शन के इनेकाद में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो अदालतों की जानिब से आ रहा है, और फिर अदालतें जो है उसके अंदर रुकावटें पैदा कर रही हैं। तो ये एक नैरेटिव तो बिल्ड किया जा रहा है, और साथ साथ जो है वो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमारे पास इंतखाबी अमले की कमी है, शॉर्टेज है, सिक्योरिटी की शॉर्टेज है। तो ये सारी जवाब बनाए जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली गेंद सुप्रीम कोर्ट में, और देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करती है। दूसरी बात यह है, नवाज शरीफ साहब की जो नाहिली थी वो भी एक सियासी फैसला था। उस वक्त की सियासी जरूरत ये थी कि नवाज शरीफ साहब को ताहयात नाहिल करना है। आज की सियासी जरूरत यह है कि नवाज शरीफ साहब को अहल करना है। दोनों तरफ जो है सियासत ही हुई है ना, पहले भी सियासत हुई, अब भी सियासत हुई जी। उस वक्त भी हम जो है इदारों को, कानून को, आइन को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे थे, आज भी इसी तरीके से कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब की जो पाकिस्तान वापसी हुई है वो भी तो इसी तनाजुर में हुई है ना, कि उनको हर तरह की सहूलतकारी दी जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट भी सहूलतकारी देगी, निगरान हुकूमत भी सहूलतकारी देगी, इलेक्शन कमीशन भी सहूलतकारी देगा, नैब भी सहूलतकारी देगा, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये भी उनको सहूलतकारी देगी। तो ये तो पहले से तयशुदा था कि नवाज शरीफ साहब को हर सतह पर एक सहूलतकारी देनी है। तो मैं तो इसको एक पॉलिटिकल जिसे कहते हैं ना गेम के तौर पर समझ रहा हूं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन और आइन जो है, ये कानून जो है वो पीछे है। असल मसला यह है कि जो इस वक्त के सियासी फैसला कौन कुव्वतें हैं वो क्या चाहती हैं, तो वो जो चाह रही हैं वही हो रहा है। आज उन्होंने इमरान खान को दीवार से लगाना है तो वो लगाया जा रहा है। यही चीफ जस्टिस साहब, जो मौजूदा चीफ जस्टिस अपनी कमेंट्री में जिस किस्म का इजहार पीटीआई के बारे में और इमरान खान के बारे में करते हैं, ये वही इजहार है जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब के बारे में हो रहा था। सर, नवाज शरीफ साहब के बारे में भी इसी तरीके से जजेस जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे। तो कोई चीज तब्दील नहीं हुई है, सिर्फ स्क्रिप्ट तब्दील हुआ है और उसमें कैरेक्टर तब्दील हो गए हैं। कहानी एक ही है कि हम अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक जो है सियासी निजाम को चलाएंगे और सियासी निजाम को लेकर चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें सलमान भाई एक चीज मुझे बताएं कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने देखा जो उनके कमेंट्स आ रहे हैं, वो कमेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा आईब्रोज रेज करते हैं। खास तौर पे अभी आप देखें तो जबरी गुमशदगियों के हवाले से जो बात हुई उसमें उन्होंने जब इमरान रियाज का नाम आया तो उन्होंने कहा हु इज इमरान रियाज खान, वो कौन है। हालांकि आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो सोशल मीडिया को बड़ा माइन्यूटली देखते हैं, उनके अपने दोस्त हैं। और मतीउल्लाह जान का तो उन्होंने खुद नाम लिया और दूसरे लोगों का भी नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और लेकिन इमरान रियाज की दफा बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, उसको तो मैं नहीं जानता और वो है कौन। और इसी तरह के अरशद शरीफ का केस है, दूसरे केसेस हैं, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे और बाकियों के बारे में उनको बड़ा फिक्र लगी हुई है। देखिए अपना कसाना साहब, इस पे भी तो वो सियासत ही कर रहे हैं ना, वो अपनी मर्जी के लोगों के नाम ले रहे हैं ना। ये जो सारा ग्रुप है इस्लामाबाद में कोर्ट रिपोर्टिंग के नाम से मशहूर है, ये सारे उनके पसंदीदा लोग हैं ना, उन्हीं को वो इस वक्त नाम लेके पुकार रहे हैं ना। जो मुगालिफ हैं, यानी साबिर शाकिर क्यों दुबई में बैठा हुआ है या बाहर बैठा हुआ है, या ये बताइए डॉक्टर मोहित क्यों बाहर चला गया, या ये बताइए कि जो इमरान रियाज के साथ हुआ है उसके बारे में बताइए। अब जरा हिम्मत करें ना,
और इमरान रियाज को बुलाएं और उससे पूछें कि आप कैसे अगवा हुए थे, कहाँ अगवा हुए थे, कैसे हुए, वो सारे जवाब देना। कल इमरान रियाज का ट्वीट आया ना, उसने कहा जी मुझे बुलाइए, मैं आपको बताता हूं अगर आप सुनना चाहते हैं कि मैं कैसे अगवा हुआ था। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो अरशद शरीफ का जिक्र ही तक उन्होंने नहीं किया। ठीक है ना, तो मेरा मतलब है कि वहां पर भी जो हमारे जजेस हैं वो अपनी पसंद और नापसंद की बुनियाद पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मसलन चीफ जस्टिस का ये कहना, वो जो हमारे उमैर खान न्याजी थे, भाई ये न्याजी का ताल्लुक उस न्याजी से तो नहीं है। मेरा मतलब है अब आप इससे देखिए ना, इसमें कितनी सियासत नजर आती है। अच्छा, फिर आप ये कहें कि जी अच्छा जी आपने जब पिछले दौर में हुआ था तो आपके साथ भी तो हुआ था, ये क्या जवाब हुआ? भाई आपने आपने आज देखना है जो आपका आइन कहता है, कानून कहता है, उसके मुताबिक चले। मैंने आपको कहा ना, ये जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से के दौर से हमारे यहाँ ये जो मर्ज आ गया है ना कि हमने बड़ी बड़ी खबरें लगानी है, सुपर लीड लगानी है, उससे तनाजुर में चीजों को लेके चलते हैं ना हमारे यहाँ। और ये हमारे जर्नलिस्ट ही फील करते हैं, उनको बताते हैं कि सर ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट लगने के लिए ये स्टेटमेंट देंगे तो आपकी स्टेटमेंट लगेगी। तो ये चीजें तो हमें नजर आ रही है कि इस वक्त सियासत ही हो रही है। ये जो इंडिफरेंस की आपने बात की सलमान भाई, उसी में देखें जो उन्होंने जो ये जुमला कहा कि इफ यू कांट स्टैंड द हीट ऑफ द किचन यू शुड नॉट बी देयर इन द किचन। अब देखें ना, ये जो सूरत हाल है, इससे ज्यादा बेहिस्सी क्या हो सकती है कि लोगों को आप कहें कि जी आप अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो कौन बर्दाश्त कर सकता है स्टेट टेररिज्म या स्टेट की इस तरह की जो क्रैकडाउन। देखिए ना, मैं आपसे एक और सवाल उठाता हूँ, वो जो जमशेद दस्ती की वीडियो आई है, मुझे नहीं पता उसकी सेहत क्या है, मुझे नहीं पता उसकी सेहत क्या है, अच्छी है बुरी है, वो दुरुस्त है या गलत है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन एक वीडियो आई है ना सर, अब आप उसको बुलाएं और उससे पूछें कि क्या हुआ है। ठीक है ना, आप इमरान रियाज को बुलाएं, आप ये जो बाकी लोग जिन लोगों की वफादारियां तब्दील की गई हैं उनको बुलाएं, और ये जो अभी लिस्ट फहरिस्त प्रोवाइड की गई है कि कितने पीटीआई के लोग हैं पंजाब से ही, जो 250-300 के करीब लोग हैं जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। अच्छा, उनसे पूछे ना कि ये इसकी रीजंस क्या है, किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्यों लोगों की वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, उस्मान डार की वालदा के साथ जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, सनम जावेद की बार बार गिरफ्तारी और बार बार उनकी जमानतें, फिर उसके बाद गिरफ्तारी, ये सब चीजें क्या है। मेरा मतलब है इस वक्त आप देखिए ना, दो इंपॉर्टेंट काम हुए हैं। मैंने एक ट्वीट किया था फाफन के बारे में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के बारे में, कि वो कहाँ है इस वक्त। कल उनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने लोगों के कागजात मुस्तरद हुए ना, उनकी रीजन जो है वो वेबसाइट पे डाली जाए ताकि हमें पता चले। फिर उसके बाद आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आसमा जहांगीर की बेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें भी पूरे इंतखाबी प्रोसेस को चैलेंज किया है और कहा है कि जिस तरीके से इंतखाबात करवाए जा रहे हैं उससे इंतखाबात की सेहत मशकूक हो रही है। ठीक है ना, इसी तरीके से जागे तो सही ना, जी जागे तो है ना। इसी तरीके से अतर मिनुल्लाह साहब जो है, उन्होंने पिछली लेवल प्लेइंग फील्ड के उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन से एक इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं हो रहा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद का मुजाहरा किया। फिर ये जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है और दीगर सूबों की ब्यूरोक्रेसी है जिनको आपने डीआरओ और आरओ लगा दिया है, वो क्या रवैया इख्तियार किए हुए हैं एक सियासी जमात के साथ। तो खेल तो सबको नजर आ रहा है ना जी। अगर किसी ने आंखें बंद की हुई हैं तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता, आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मंजर तो बड़ा वाज़ेह है ना कि पाकिस्तान में इंतखाबी प्रोसेस किस तरह से चल रहा है और किस तरह से चलाया जा रहा है। कौन है इसके रिमोट कंट्रोल को कंट्रोल करने वाले, कौन है जो कह रहे हैं कि किस जमात को आगे लाना, किस जमात को आगे नहीं लाना। तो ये सारे सवालात तो इंतखाबात की सेहत को मशकूक बनाते हैं ना। और इसीलिए अब आप देखिए 2-3 बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है इस हफ्ते में। एक हमारे दोस्त हैं अंसार अब्बासी साहब, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूं, बड़े हमारे काबिल दोस्तों में से हैं और बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, अब वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई की मकबूलियत है लेकिन इनको रास्ता ना दें क्योंकि ये हमारे लिए खतरा बन जाए। ठीक है ना जी। और साथ साथ जो सुहेल वड़ाई साहब है वो इनडायरेक्टली जो है प्रोवोक कर रहे हैं जुडिशरी को भी और एस्टैब्लिशमेंट को भी कि अगर आपने इमरान खान को रास्ता दिया तो इमरान खान जो है वो आपको छोड़ेगा नहीं, जुडिशरी को भी नहीं छोड़ेगा और एस्टैब्लिशमेंट को भी नहीं छोड़ेगा। अच्छा, अब ये नैरेटिव क्या है? ये नैरेटिव ये है कि आप एक खास सियासी जमात के बारे में पहले ये परसेप्शन बिल्ड करें बड़े ताकतवर इदारों के अंदर, लोगों के अंदर, कि अगर आपने उसको स्पेस दी तो वो सबसे पहले आप पे हमला आवर होगा। अब ये नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है। अच्छा, फिर एक और नैरेटिव भी बिल्ड किया जाता है जिसमें नुसरत जावेद साहब और नजीर लुगारी साहब जैसे दोस्त शामिल हैं, जो ये कहते हैं ये सारा खेल जो है इमरान खान को हीरो बनाने के लिए हो रहा है। यानी अक्ल और मंतक समझ आती है कि भी किस तरीके से आप उसको हीरो बना रहे हैं। उसको तो आपने पूरी पार्टी उसकी यरगमाल बना दी, मफलूज बना दी, उसके लोगों को कागज जमा कराने की इजाजत नहीं मिल रही, इंतखाब कर
लड़ने की इजाजत नहीं मिल रही। तो मेरा मतलब है कि ये सारा खेल हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये जो कैसे सहाफियों की ताने आपने बाने। बात की है, ये सहाफी जो हैं ये बड़े सहाफी हैं, मतलब अंसार अब्बासी जी हो जी गए, सुहेल वड़ाइच हो गए, ये बड़े सहाफी हैं। अब ये लोग जो हैं इस तरह की गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल आपने अंसार अब्बासी साहब का कहा, तो उन्होंने ये लिखा है जी कि इस वक्त हमारे सामने इंतखाबात के हवाले से दो सूरतें नजर आ रही हैं। अगर इंतखाबात साफ शिफाफ अंदाज में करवाए जाते हैं तो मुमकिन तौर पर 9 मई वाले इक़्तिदार में आ जाएंगे, और अगर इंतखाबात मौजूदा अंदाज में आज़ादाना करवाए जाते हैं तो शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा इंजीनियर्ड इंतखाबात होंगे। अब ये जो डराने वाली चीजें हैं और ये मैसेजिंग हो रही है, ये किसके बिहाफ पे हो रही है? देखिए, जो लोग करवा, अब जैसे फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो किसके बेहाफ पे हुई है आपको नहीं पता? कौन है जो पाकिस्तान में इलेक्शन को सबोताज करने का खेल रखते हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब इंतखाबात मसाइल का हल नहीं होंगे और इंतखाबात से एक बड़ा बुरहान पैदा हो जाएगा। उसी नजर आ रहा है ना। इसी तरीके से वो जो वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर हैं, उनका जो आर्टिकल छपा है पाकिस्तान की इकोनॉमी के क्राइसिस के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ, वो जिसमें वो बड़ा बता रहे हैं कि खतरनाक है। 2024 भी पाकिस्तान के लिए वर्स्ट तरीन साल होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना चाहता है, वो उसको चाहिए, वो कर नहीं रहा है। तो हमारे हालात तो बड़े सामने हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारे यहाँ ये नैरेटिव भी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जो 9 मई का जो वाकया हुआ ना जी, उसी तर्ज का कोई दोबारा वाकया भी हो। अच्छा, अब वो कैसे अच्छा। हो? वो कोशिश ये हो रही है कि पीटीआई को इतना प्रोवोक किया जाए, इतना प्रोवोक किया जाए, या तो वो एक रिएक्ट करें बड़े बैडली तरीके से, ठीक है ना, और या फिर वो इलेक्शन के बाइकआउट की तरफ उनको लेके जाया जाए, जो कि अभी तक पीटीआई कहती है। कल पीटीआई के बैरिस्टर नहीं गौर मान साहब रहे ने हैं। कहा है कि अगर हमें अपनी पूरी टीम के साथ खेलने की बजाय अंडर 19 और अंडर 16 के साथ भी खेलना पड़ा तो हम खेलेंगे, हम हम खेलेंगे। इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करेंगे। अच्छा, इलेक्शन के बाइकआउट का कभी कोई फायदा नहीं हुआ। 2008 में आपने देखा पीटीआई ने हाँ, बाइकआउट सही किया, बात। बेनजीर भुट्टो ने 85 के इलेक्शन का बाइकआउट किया। तो बाइकआउट की पॉलिसी कभी भी किसी जमात के हक में नहीं होती। आपको आखिर तक मैदान में रहना चाहिए और चीजों को एक्सपोज ठीक है। करना चाहिए। और ये बैरिस्टर गौहर साहब जब मिलके आए ना इमरान खान साहब से, तो उन्होंने इमरान खान को कहा कि जी हमारे चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं, हमारे कैंडिडेट को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, सब कुछ। उसने कहा यार आप एक काम करें, आप आखिर तक मैदान में खड़े रहें और बस जितना भी नीचे ये जाना चाहते हैं जाने दें, आप सिर्फ सिस्टम को एक्सपोज करें। आप देखिए, यहाँ अदालतें भी, हो गया। यहाँ इलेक्शन कमीशन भी, यहाँ निगरान हाँ, हुकूमतें भी, यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी, यहाँ मीडिया भी, और यहाँ जो इमरान खान मुखालिफ जमातें भी हैं, वो जितनी बैड तरीके से एक्सपोज हुई हैं, ये समझ ही आ रहा है लोगों को कि किस तरीके कभी से नहीं हुआ। खेल खेला जा रहा है। तो मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक ग्रुप है पाकिस्तान में जो इस तरह की साजिशों को जो है ना बनाने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन ना हो। उसमें ताजिर बरादरी भी है, सनतकार भी है, उसमें उलमा कराम का भी एक वफद शामिल है। फिर आप देखिए हामिद मीर साहब जिस तरह से आके बोल्ड तरीके से बात कर रहे हैं, तो अब हाँ, हमारे दोस्त कहते हैं जी वो तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। अब मसला ये है कि यहाँ अभी मेरे साथ भी होता है, जब मैं किसी टीवी प्रोग्राम में जाता हूँ तो जो दूसरे नुक्ता नजर का बंदा होता है वो कहता है जी इलेक्शन तो बड़े फेयर हो रहे हैं, ये तो पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है, ये तो पीटीआई हाँ, का नैरेटिव है कि जी इलेक्शन को मुतनाजा बनाया जाए। कल मैं कह रहा था कि भाई आप तो कहते थे कि पीटीआई इलेक्शन पोस्टपोन करना चाहती है, यहाँ तो फजलुर रहमान साहब बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि इलेक्शन पोस्टपोन करें। फिर आपको ये बताऊं, ये जो एक मंतक दी गई है ना कि जी पीटीआई के इतने लोगों के कागजात जमा भी तो हुए ना, मंजूर भी तो हाँ, हैं। देखिए वो लेवल, वो सेकंड एंड थर्ड लीडरशिप के लोग हैं। जो हाँ, फर्स्ट बिल्कुल। लीडरशिप है वो तो आपने सारी एलिमिनेट की है, केपीके से भी एलिमिनेट की है, पंजाब से भी एलिमिनेट की है, सिंध से भी एलिमिनेट की है। इसलिए ये एक प्लान था कि जो पीटीआई की टॉप वन लीडरशिप है उसको सबको एलिमिनेट किया ठीक है। जाए, वो आपने एलिमिनेट ठीक। कर दिया। तो ऐसे इलेक्शन ठीक। की क्रेडिबिलिटी, ऐसे इलेक्शन की लेजिटिमेसी। और अब ये देखिए, कल मैंने 2 तज्जिए पढ़े हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो मौजूदा तर्ज इंतखाब, जिस तरह से इंतखाब करवाया जा रहा है, ये पाकिस्तान को फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा, बल्कि एक नए क्लैश को जन्म देने का सबब बनेगा। तो और ये मैं तो इंटरनेशनल इदारे 2024 भी का कह जो रहे हैं। सिनेरियो देख रहा हूँ वो तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, ये इंटरनेशनल इदारे भी ये कह रहे हैं। अच्छा, ये मुझे जी बताएं, जो नजर आ रहा है वो तो नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ को ताहियात नाहली वाले केस में से रिलीफ मिलने वाला है। अच्छा, आप जरा दूसरी तरफ आ जाएं, इमरान खान का जो तोशा खाना वाला केस है, उसमें भी मुझे जरा बताएं, एक टेक्निकल चीज ये है कि जो उनकी सेंटेंस है वो मुअत्तल हो चुकी हुई है। अब अगर ये केस उनके पास जाता है और इसके ऊपर डिसीजन जाहिर है कि आएगा, तो क्या सेंटेंस के मुअत्तल होने से ये जो फैसला आना है, क्या कन्विक्शन जो है वो भी मुअत्तल हो सकती है? अगर ये आ जाता है फैसला कि जी मुअत्तल हो सकती है, तो फिर तो इमरान खान की रास्ते में रुकावट ही कोई नहीं रहेगी इलेक्शन लड़ने में। देखिए, आप तो ये कह रहे हैं ना कि कानून क्या कहता है,
और आप टेक्निकल बुनियादों पर इसको रिव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं कि सजा सस्पेंड अगर हो गई है, वो खत्म मअतल हो गई है तो वो उसको खत्म हो जाएगी, और ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। ये तो फैसला है ना एक कानूनी नुक्ता नजर से कि कानून क्या कहता है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ कानून से ज्यादा सियासत क्या कहती है वो मैटर करेगा ना, वो रेलिवेंट है। सियासत ये कहती है कि अभी हमने इमरान खान को रास्ता नहीं देना, सियासत ये कहती है कि इमरान खान साहब के लिए कोई स्पेस नहीं है, सियासत ये कहती है कि पीटीआई के लिए इलेक्शन के लिए आजादाना माहौल किसी सूरत में नहीं मिलेगा। लेकिन तो अदालत में सियासत नहीं ना होनी चाहिए सलमान भाई, है? अदालत में तो सियासत नहीं होनी चाहिए ना सर आपकी अदालतों की एक तारीख है कसाना साहब, ये कोई मैं तो नहीं कह रहा ना, अदालतों की एक पूरी तारीख है, अदालतों के जरिए ही तो सियासत हुई है, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी की है और सियासतदानों ने भी की है। इन सियासी जमातों ने जिस तरह से अपनी मर्जी और मंशा से फैसले करवाए हैं वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है ना जी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से आइन और कानून की बालादस्ती के मुकाबले में अफराद की बालादस्ती रही है। अब ये अफराद जो है ये कानून को और आइन को अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक चलाने का मिजाज रखते हैं, और आज भी चलाने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए, कल बड़ी तनकीद हुई है इस बात के ऊपर कि जी चीफ जस्टिस जो है इस फाइज ईसा साहब, उनके ऊपर लोग जो है बड़ा कीचड़ उछाल रहे हैं सोशल मीडिया पे और बड़ी उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बड़ी गलत है। कल हमारे एक दोस्त है रिजवान रजी साहब, वो इस पे कह रहे थे कि जनाब देखिए बड़ी पीटीआई जो है साजिश के तहत जो है ना वो चीफ जस्टिस को मुतनाजा बना रही है। मैंने कहा जी बिल्कुल काबिल मुजम्मत है जो बना रहा है, लेकिन ये जिस वक्त एक पूरा सोशल मीडिया ग्रुप जस्टिस बंदयाल के खिलाफ, जस्टिस साकिब निसार की जाती जिंदगी में घुस गया था, और अभी छोड़े वो तो अब साबित हो गए ना, ये जो मौजूदा पिशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जिस दिन ये बल्ले के निशान वाला बहाल किया तो क्या क्या उनके खिलाफ टॉडिंग नहीं की। शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मरियम की देखें, अता तारक की देखें, एमल वली ने तो बकायदा धमकी दी है ना कि आप अभी जब बाहर रिटायर हो जाएंगे तो आपको सबक सिखाया जाएगा। तो मेरा मतलब ये है कि हमारे यहाँ अदालतों को भी सियासी जमातों ने अपने झैली इदारों के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और उन्होंने कोशिश की है कि जजेस भी हमारी मर्जी के हों, वकला भी हमारी मर्जी के हों, फैसले भी हमारी मर्जी के हों, और यही हमारी तारीख है जिसकी वजह से आज हमारा अदालती स्टैंडर्ड जो है, हमारी अदालती रेटिंग जो है जहां खड़ी है दुनिया में, वो इन्हीं मसाइल की वजह से तो खड़ी है कि यहाँ आइन और कानून से ज्यादा अफराद की अजारादारी है। अफराद जैसे चाहते हैं वो अपने फैसले करवा लेते हैं, आइन को और कानून को देखिए ना, यही अदालतें थी जो नवाज शरीफ साहब को कभी कुछ साबित कर रही थी, आज कुछ और साबित कर रही है। यही नैब था, कल कुछ और साबित कर रहा था, आज कुछ और साबित कर रहा है। यही इस वक्त इलेक्शन कमीशन था, उस वक्त क्या साबित कर रहा था, आज क्या साबित कर रहा है। उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही थी, आज की स्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है। तो मेरा मतलब है, मैं तो बार बार एक ही बात करता हूं, हमारे यहाँ कहानी तब्दील नहीं हो रही, कहानी वही है जो पिछले 75-76 वर्षों से चल रही है। लेकिन अब इस कहानी का एक फर्क क्या है, कहानी बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, कहानी बड़े बुरे तरीके से सियासी बुनियादों पर पिट चुकी है। कहानी अब फॉर्मल मीडिया से निकलकर डिजिटल मीडिया के अंदर आ गई है, और कहानी जो है वो बूढ़े लोगों से निकलकर, बड़ी उम्र के लोगों से निकलकर बच्चों के हाथों में आ गई है। अब ये चीजें इतनी आसानी से मनूवरिंग नहीं हो पा रही जैसे हम कभी माजी के अंदर करते थे, मीडिया को कंट्रोल कर लिया। अब आप देखिए पैमरा ने एक अलामिया जारी किया है कि कोई इंतखाबी सर्वे जो है वो टीवी पे नहीं दिखाया जाए। तो टीवी पे क्या दिखाया जाए मुझे बताइए ना, आपको फला नहीं दिखा सकते, फला बात नहीं कर सकते, फला नहीं कर सकते। देखिए ये एक लोगों की रिफ्लेक्शन होती है। अब ये हो क्यों रहा है, क्योंकि जो बंदा माइक पकड़ के लोगों में जाता है वहां पीएमएलएन को गालियां पड़ती हैं। अच्छा, अब जब वो गालियां पड़ रही हैं तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, आपने तो तय किया था हमने इमरान खान का सियासी बंदोबस्त करना है, वो सियासी बंदोबस्त तो नहीं हो रहा, तो अब आपको लगता है कि इन सर्वों को रोक के हम शायद लोगों की राय को रोक सकेंगे। तो मुझे लगता है कि बड़ी कंफ्यूजन है हमारे फैसला करने वाले लोगों के अंदर भी, और कुछ रिवायती और गैर रिवायती के दरमियान मुकाबला जो है वो जारी है। लेट्स सी किस तरह से चीजें आगे चलती हैं। लेकिन मैं ये बताऊं, मैं ये फोर्स ही कर रहा हूं कि पाकिस्तान के हालात में और ज्यादा बिगाड़ पैदा होगा। ये जो सियासी एडवेंचर और ये जो सियासी मुहिम जोई का जो खेल हम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हमारे इदारे और ज्यादा मुतनाज़ा भी होंगे। ये देखिए, मैं दाद देता हूं, ये सही बात है आपने की है कि चीफ जस्टिस साहब का रिफ्लेक्शन यही है कि इंतखाबात हर सूरत में 8 फरवरी को हों, लेकिन उनके नीचे बहुत से लोग हैं जो कुछ और खेल भी खेलना चाहते हैं, और वो हमारे इदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन भी है, सबसे ज्यादा अगर कोई गुफ्तगू होनी चाहिए ना तो वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर होनी चाहिए कि जिसका जो मेयारात है
उसने किस तरीके से बिल्कुल। पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को मुतनाज़ा बना दिया। मुतनाज़ा बना दिया। अच्छा, आखिर में ये ज़रा मुझे बताएँ कि पिछले दिनों में हमने, बल्कि कल भी मैं देख रहा था कि ये जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, वो बलूचिस्तान से हैं, और जिस तरीके से वो एक गुफ्तगू कर रहे थे बलूचिस्तान के इश्यूज़ के हवाले से, और जिस तरह उसमें एक हकारत और नफ़रत मुझे नज़र आ रही थी। सलमान भाई, ये मुझे बताएँ कि ये जो बेचारे आए हुए हैं, चलें आपके उनके साथ इख्तिलाफ़ात होंगे, अगर उनके अंदर कोई मुजरिम है तो उनको पकड़ के आप जो भी सज़ाएँ देनी है दें। लेकिन ये जो ख़वातीन बैठी हुई हैं वहाँ पे, उनको मैंने सुना है कि इवन जो लोग उनको आके कुछ कंबल वगैरह, या सर्दी आपको पता है इस्लामाबाद में कितनी है, कुछ खाना वगैरह दे रहे हैं, कुछ चाय वगैरह दे रहे हैं, उनको भी हरास किया जा रहा है, उनको भी मारा जा रहा है। तो ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, इनको कुछ तो हमदर्दी उनके साथ शो करनी चाहिए थी। ये तो उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं। देखिए किसाना साहब, इक़्तिदार के खेल की मजबूरी ये होती है, उसमें से हक़ाइक़ जो है वो पीछे रह जाते हैं। अब ये देखिए, ये मसला सिर्फ़ हमारे मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के साथ नहीं है। जब बाकी माज़ी के जो हमारे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके रवैये भी कुछ इसी तरह के रिफ्लेक्शन होते थे। आपने इमरान खान साहब का मसला देखा था, एक दफ़ा इमरान खान साहब ने भी इस पे काफ़ी उन पे तनकीद हुई थी, जब उन्होंने कहा कि मेरे पास वक़्त नहीं है, मैं फलाँ जगह पे बैठा हूँ और फलाँ जगह पे बैठा हूँ, मैं इस काम के लिए तो नहीं आया। तो मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ इक़्तिदार का खेल जो है वो बहुत से हक़ाइक़ को बदल देता है, और लोगों के पुराने ख़यालात जब वो ऑपोज़िशन में होते हैं और जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो उसको बुरे तरीके से एक्सपोज़ करता है। देखिए, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि मुमकिन है कि मिसिंग पीपल के बारे में कुछ बातें बहुत ज़्यादा शिद्दत से की जा रही हों और उसमें बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा किया जा रहा हो और उसमें बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हो। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए जो भी काकड़ साहब कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत जो है वो उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा तदब्बुर का, ज़्यादा फ़हम-ओ-फ़रासत का, ज़्यादा इत्तेदाल पसंदी का, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, और जो डायलॉग करते वक़्त, बातचीत करते वक़्त ऐसे फिलर नहीं छोड़ती जिससे लोगों के अंदर सख्त रिएक्शन आए। अब सिर्फ़ ये उनका मज़ाक नहीं उड़ा रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि मीडिया में बैठे हुए जो लोग उनकी हिमायत कर रहे हैं, उनको भी उनके साथ चले जाना चाहिए। अच्छा, अब उनका भी मज़ाक उड़ा रहे हैं। अगर कोई बंदा बैठ के यहाँ से इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से बैठ के ये कहे कि हुकूमत की अप्रोच ठीक नहीं है, तो ये हम भी उसी जगह पे खड़े कर दिए गए हैं जहाँ पे वो लोग एहतजाज करने वाले हैं। अच्छा, फिर आप देखिए कि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान के साथ है। अगरचे बलूचिस्तान की जो मरकज़ी क़यादत है वो आपको तस्लीम नहीं करती। वो कहती है हमारे नुमाइंदे नहीं है, किसी और के नुमाइंदे हैं। लेकिन उसके बावजूद आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। तो बलूचिस्तान के अंदर बैठ के भाई, बलूचिस्तान के लोगों को सुनने का कोई तरीकाकार ऐसा इख्तियार कर ले जो ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो, जो ज़्यादा वायबल हो, जो ज़्यादा मॉरली एंड पॉलिटिकली वायबिलिटी को शो करता हो। आपके लहजे में इतनी तल्खी क्यों है? आपके लहजे में इतनी करख्तगी क्यों है? आपके लहजे में वो पुराना एटीट्यूड क्यों है कि फलां मुल्क का गद्दार है और फलां मुल्क का गद्दार नहीं है? और ये क्यों गद्दारी के सर्टिफिकेट हम बांटना शुरू कर देते हैं? भाई बात ये है किसाना साहब, आपका और मेरा या किसी का भी कोई फर्द अगर मिस हो जाए 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो हम आवाज बाख्ता हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ मसला ये है कि कई सालों से लोग लापता है। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन आपने उनको इत्तेमाद में लेना है ना लोगों को, यार उनके साथ खड़ा होना है। आप उनके साथ कहें कि हम 24 घंटे आपके साथ खड़े हुए हैं, आप ही के साथ उतनी ही फिक्रमंदी है जितनी आपको है। आइए मिलकर कोई ऐसी हिकमत अमली बनाएं ताकि ये मिसिंग पीपल जहां भी हैं वो सामने ला जा सके। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा बुनियादी सा मसला है कि जो लोग भी इस वक्त अगर रियासत की कस्टडी में हैं, किसी भी मुकदमे में मतलूब हैं और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में है, आप उनको अदालतों में पेश कर दें और उनको पेश करने के बाद उनका जो भी ट्रायल है उसको करें, ताकि उनको पता चले कि हमारे लोग मौजूद हैं और उनका ट्रायल हो रहा है, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये अनवार काकड़ साहब ने तलखी को नुमाया किया है, कम नहीं किया अपनी इस हिकमत अमली के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और हमें सबको। लेकिन ये है कि जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो आपने सही कहा कि ये कानूनी से ज़्यादा सियासी है। इस पे इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सलमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। अस्सलाम वालेकुम, सी यू सून इंशाल्लाह।